नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। लेकिन रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, कुछ ही देर के बाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण शुरू होने वाला है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं और कुछ ही देर के बाद में अब ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके खिलाफ में अब बीजेपी धरना भी दे रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से नतीजा आने के बाद से कई जगहों पर हिंसा का जो दौर था वो देखने को मिला था। अब उसके विरोध में अब आज बीजेपी धरना देगी, तो वहीं दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ ही देर के बाद में शपथ ग्रहण करने वाली हैं और कुछ ही देर के बाद में शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होगा और उसी के साथ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शपथ लेंगी। तीसरी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की ये शपथ ग्रहण करेंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि सौरभ गांगुली को न्योता दिया गया है। तमाम जो और बड़े जो पार्टी के नेता हैं उन लोगों को भी इस दौरान बुलाया गया। लेकिन साथ में जिस तरह की स्थिति फिलहाल बंगाल में बनी हुई है उसको लेकर खासतौर पर विवाद देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब विवादों के बीच में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार अपने वहां पर सीएम पद की जो शपथ लेती हुई नजर आने वाली हैं। कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन कोरोना की वजह से जो कार्यक्रम है वो कुछ ही छोटा ही कार्यक्रम होगा। बहुत ज्यादा लोग वहां पर शामिल नहीं हो पाएंगे और साथ में कम से कम वक्त में पूरे कार्यक्रम को खत्म किया जाएगा। तमाम जो कोरोना के निर्देश हैं उन तमाम कोरोना के निर्देशों का पालन किया जाएगा, गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा और इसके साथ ही कुछ ही देर में वो पल आने वाला है, वो तस्वीर सामने आ जाएंगी जब मुख्यमंत्री की पद की शपथ ग्रहण करने के लिए ममता बनर्जी एक बार फिर से नजर आने वाली है। तो यानी कि कुछ देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है और खुद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने जा रही हैं। तो वहीं विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी कुछ ही देर के बाद में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। लगातार तीसरी बार राज्य की कमान संभालने जा रही ममता बनर्जी की शपथ ग्रहण समारोह में कोविड-19 संकट के चलते कुछ ही लोग मौजूद रहेंगे। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम को छोटा रखा गया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम 55 मिनट का होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ ही देर में कालीघाट स्थित अपने घर से शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए रवाना होंगी। उनके साथ भतीजे अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली और टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी, वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को न्योता दिया गया है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा देखने को मिली थी उसको लेकर भी विवाद तेज होता जा रहा है। आज बीजेपी पूरे देश में हिंसा के खिलाफ धरना देगी और ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश करेगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली हैं वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आजाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृतसंकल्प। तो कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब एक बार फिर से ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की जो शपथ ग्रहण करती नजर आएंगी। इन तमाम स्थिति को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए ईशान त्यागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। योगेश सोनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले ईशान त्यागी जी, रुख में आपका करना चाहूंगा। एक तरफ हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ग्रहण करने जा रही ममता बनर्जी, क्या कहेंगे सर? जी, पात्र हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया वहां पर, और जिस तरह का चुनाव
हुआ। पिछले 3 साल में हमने देखा जिस तरह का रक्त रंजित चुनाव या रक्त रंजित राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों ही पार्टियों ने की है, उसके बाद वो विजयी हुई। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस टाइम ये होगी शपथ ग्रहण के बाद, जैसी वो मुख्यमंत्री बनेगी, कि कैसे जो कल वायलेंस हुई है, जो हिंसा हुई है कल, और जो अब कोरोना के केसेस बंगाल में फटने वाले हैं, जो कोरोना का बम बंगाल में फटने वाला है, ये दो सबसे बड़ी चुनौतियां ममता बनर्जी जी की होंगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है। कि अब देखिए, अब जब हम बबूल की फसल बोएंगे तो हम ये कैसे वो मान लें कि अब इसमें हमारे को गुलाब के फूल मिलेंगे या अन्य कोई अच्छे फूल मिलेगा या बगीचा मिलेगा। देखिए, ये जो चीजें हो रही हैं, जो धार्मिक ध्रुवीकरण किया गया है पिछले 2 साल में या 3 साल में बंगाल चुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी द्वारा, मैं दोनों को जिम्मेदार मानता हूं। देखिए, कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो टीएमसी के गुंडों ने किया हो, चाहे वो बीजेपी के गुंडों ने किया हो। गुंडे सिर्फ टीएमसी के नहीं है, गुंडे आपको ये समझना पड़ेगा मोहित जी की गुंडे टीएमसी के भी हैं और गुंडे बीजेपी के भी हैं। बीजेपी के गुंडे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारते हैं और टीएमसी के गुंडे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारते हैं। हमने देखा है, साफ साफ देखा है कि पिछले 4 से 5 साल में या 3 साल में चुनावों को लेकर कितने कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई है। जी। दूसरी बात, भाई आप धार्मिक ध्रुवीकरण करने भारतीय जनता पार्टी पहुंची थी। जय श्री राम का नारा किसने लगाया? चुनाव होता है मैनिफेस्टो पे होता है, चुनाव होता है कि मैं ये चीजें दूंगा आपको, यहाँ सड़क बनाएंगे, हम ऐसे बिजली पहुंचाएंगे, ऐसे आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे, हम शिक्षा देंगे। लेकिन आप कर रहे थे धार्मिक ध्रुवीकरण, आप कर रहे थे जय श्री राम, उसमें फंस गई ममता बनर्जी जी, वो आके करने लग गई चंडी पाठ। तो इसके लिए दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं और अब ममता बनर्जी जी को ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो जाके सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं कि इस तरह की जो हिंसा की घटनाएं आ रही हैं वो ना हो और अब जो है वो अपना कोरोना पे फोकस रखे। क्योंकि देखिए, इतनी विशाल महामारी से हमारा देश इस टाइम लड़ रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से बंगाल में सुपर स्प्रेडर का काम किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो सबसे बड़ी चुनौती उनकी कोरोना होनी चाहिए इस टाइम। ये हिंसा की जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, योगेश सोनी जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। आज ममता बनर्जी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने जा रही हैं, कुछ ही देर में तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन बीजेपी धरना दे रही है, पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। जो राज्य है वो अन्य राज्यों से कहीं बहुत अलग है। वहां पर हमारा जितनी बार भी दौरा हुआ है, हमने देखा कि ऐसा लगता है हम एक अलग दुनिया में आ गए। हमें वहाँ अन्य राज्यों की अपेक्षा नहीं समझना चाहिए, बहुत चीजें वहां पर बहुत अलग हैं। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वहाँ के जो कार्यकर्ता, ये जो पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो इस लड़ाई को वर्चस्व की लड़ाई लेते हैं। राजनीतिक जो लड़ाइयां हैं, मतभेद हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ बातें की जाती हैं, अन्य राज्यों में हमने देखा है कि वो कहीं ना कहीं एक साधारण तरीके से उसको राजनीति के कालखंड तक ही, चुनावों के कालखंड तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन वहां पर इतने वजूद के साथ आदमी जिंदगी जीता है कि अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, अपनी जान लेने को तैयार हो जाता है। तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं कि वहां पर उन्होंने वो मतलब इस तरीके से भक्ति करते हैं पार्टियों की कि उसके आगे उनको कुछ समझ नहीं आता। कुछ कार्यकर्ता स्वयं बेचारे मरने के लिए तैयार रहते हैं, इतनी मोहब्बत अपनी पार्टियों से वो करते हैं। मेरे साथी श्याम त्यागी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस समय चुनाव हो चुके हैं, सारी बात हो चुकी है, ये चुनाव नहीं होने चाहिए थे, फिर भी हुए, चलिए खैर कोई बात नहीं। लेकिन आज स्थिति तमाम चीजों को छोड़ के कोरोना वायरस पे नियंत्रण करने की हालात बद से बदतर हैं। हमने इन 5 राज्यों के रिजल्ट चुनावों के तो देख लिए, लेकिन अभी यहाँ के कोरोना के संक्रमित लोगों के रिजल्ट आने बाकी है। यकीनन बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। अभी जब यहाँ कोरोना की चेक, क्योंकि यहाँ पे कोरोना की कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना किस बात का। लेकिन जब यहाँ कोरोना की जांचें होंगी और यहाँ पे संक्रमित लोग आएंगे, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। बहरहाल अभी आज मुद्दा हमारा ममता बनर्जी की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का और बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग करने का है। तो राजनीतिक अगर यहाँ पर बात समीकरणों के आधार पर बात करें तो ममता बनर्जी ने अपने वजूद, ताकत, वर्चस्व का अच्छा प्रदर्शन करते हुए अच्छी पटकनी दी। बधाई ममता बनर्जी को कि उन्होंने तीसरी बार सरकार रिपीट करी, जो बेहद कठिन होता है तीसरी बार सरकार रिपीट करना। इसका मतलब पश्चिम बंगाल की जनता ने ये तो तय करा कि उन्हें राज्य में ममता बनर्जी चाहिए। बीजेपी की बात करें, पिछले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बीजेपी का कभी उतना बड़ा इतिहास वहां पर नहीं रहा पश्चिम बंगाल में, उनकी 40 में से जब 18 सीटें आई तो तभी वो बहुत उत्साहित हो गए थे। और ये प्लानिंग 2019 से चल रही थी लोकसभा चुनाव से। तो उन्होंने ये कहा कि जब हम यहाँ पर
कहाँ शून्य थे और कहाँ आप 18 सीटें ले आए, और विधानसभा में जहाँ 3 सीटें थी 294 में से, वहां अगर हम कुछ भी लेके आ गए तो बहुत बड़ी जीत है। तो निश्चित तौर पे जीत की बधाई ममता बनर्जी को, लेकिन बीजेपी ने जो फाइट लड़के 3 से लेके और इतनी ज्यादा सीटों का सफर तय करा है, ये भी बेहद प्रशंसनीय, बेहद काबिले तारीफ है बतौर राजनीतिक स्तर पे बात करें। लेकिन इन सब के सिवाय हटके अगर हम चर्चा करें, अब जो हुआ सो हुआ, या आज ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं केंद्र में बैठ के, या फिर ये कुछ और बात करें, मुझे लगता है इन चीजों का समय नहीं है। आज मेरे साथी मित्र ने अच्छी बात कही कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे बात करने की है कि हम इस महामारी पे कैसे काबू पाए। आज रणनीति केंद्र सरकार को, ममता सरकार को, राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये मानव जीवन पर प्रहार है। और मुझे लगता है जब मानव जीवन पर प्रहार हो तो सभी दल एक साथ एकत्रित हो जाते हैं। चुनाव हो गया नहीं, लेकिन पता है जिस तरीके से जेपी नड्डा ये कहते हैं कि इसके पीछे टीएमसी का हाथ है, ममता बनर्जी ये कहती है कि बीजेपी की आदत है, बीजेपी ये काम कर रही है, लेकिन लोग किस तरीके से समझें इस सारी चीज को कि आखिरकार कौन वो लोग हैं? क्या ये नंदीग्राम में हार की वजह से हुआ है, या फिर टीएमसी की जिस तरीके की जीत हुई है और जो ध्रुवीकरण की कोशिश हुई थी बीते कई सालों से लगातार देखने को मिला था, तमाम लोग कर रहे थे, या उसका रिएक्शन है? सर देखिए, मैं आपको बताता हूं कि पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों से कई हजार कार्यकर्ता मारे गए, बिल्कुल कई हजार वहां लोग मारे गए हैं। ये पिछले 2-4 साल की बात नहीं है कि ये 2-4 साल में मारे गए हैं। वहां पर आंकड़ा इतना जबरदस्त है कि पश्चिम बंगाल के एक आंकड़े पे अगर आप गौर करेंगे और आप गूगल करेंगे, समझेंगे, चूंकि हम रिसर्च करके लिखते हैं इन चीजों पर, तो आप एक बात देखेंगे, जितनी पूरे विश्व में चुनाव को लेकर हिंसा नहीं हुई, अपने अकेले पश्चिम बंगाल राज्य में हिंसा में लोग मारे गए हैं। तो ये बहुत बड़ा भयभीत करने वाला आंकड़ा है। ये हमारे लोकतंत्र, ये हमारे देश की सबसे बड़ी हार है, और इसके लिए जिम्मेदार अकेला कोई नहीं, इसके लिए जिम्मेदार सब हैं। क्योंकि मैंने कहा कि वहां पर बाहरी वर्सेस अंदरूनी लड़ाई है। आज जो ममता बनर्जी जीती है वो इस आधार पर जीती है कि वो अंदरूनी लड़ाई वो उन लोगों को, बाहरी लोगों को बताने में कामयाब रही। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि वहां पर वो एक नॉर्मल आदमी की तरह नहीं सोचते वहां के लोग। वहां की जो सोच है बहुत अजीब सी है। मतलब जो मैंने खुद देखा कि वहां पर जिसके दिमाग में जो छा गया वो उसको पाने का एकदम जिद्दी और जुनूनी, जिसको देसी भाषा में हम बोलते हैं, वहां पर वो लोग देखने को मिलता है। बिल्कुल ईशान जी, जो तमाम तरह की स्थिति है, चुनौती भी लगातार यकीनन बढ़ेगी ममता बनर्जी की, तो किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं? किस तरीके का जो तीसरा कार्यकाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हो सकता है, कि उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस बार मेरा मानना यह है कि वो बाहरी वर्सेस अंदरूनी की लड़ाई वो इस बार जीत गई। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर अब एक देश के सूत्र में बंधे हुए हैं तो ना कोई बाहरी है और ना कोई अंदरूनी है। तो मेरा मानना यह है कि ममता बनर्जी जी को अब धरातल पे कार्य करने चाहिए, उनको आके स्वास्थ्य की सुविधाएं देनी चाहिए। वो अब उनका अब आगे कैसे वो चलाएंगी सरकार, वो कैसे इस कोरोना काल में महामारी से जीतेंगी, किस तरह से वो कार्य करेंगी, किस तरह से वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा पाएंगी वहां के लोगों को, किस तरह से वो आईसीयू प्रोवाइड करवा पाएंगी। तो इसके लिए उनको जो केंद्र की सरकार है या जो केंद्र में बैठे जो लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे तालमेल बना के चलना पड़ेगा। क्योंकि जो ऑक्सीजन की जो मात्रा डिसाइड करेगा वो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि बंगाल को कितनी ऑक्सीजन जाएगी या किसी अन्य राज्यों को कितनी ऑक्सीजन जाएगी। और रही बात ब्लेम गेम की, आपने बोला कि देखिए राजनेताओं को आदत पड़ गई है एक दूसरे पे लांछन लगाने की। आप दिल्ली में ही देख लीजिए, दिल्ली में किस तरह से फुटबॉल कभी केजरीवाल जी जेपी नड्डा मोदी जी के पाले में डाल देते हैं और मोदी जी और उनके नेता केजरीवाल जी के पाले में डाल देते हैं कि ऑक्सीजन किसकी वजह से नहीं मिल रही। तो ये राजनेता को समझना चाहिए कि इसमें कोई नहीं हारता। जो हिंसा होती है मोहित जी, उसमें किसी की जान नहीं जाती, एक कार्यकर्ता की जान जाती है और जो कार्यकर्ता का परिवार है वो नष्ट हो जाते हैं। किसी नेता का कोई नहीं मरता, किसी नेता के परिवार वाले नहीं मरते। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी तरह के जो राइट्स होते हैं या फिर किसी तरह के दंगे होते हैं, वहां पे नेताओं के बच्चे नहीं मरते या नेता नहीं जाके मरते, सिर्फ कार्यकर्ता मरते हैं। तो ये इस तरह की राजनीति के लिए दोनों ही पार्टियां, बंगाल में अगर हम बोले तो दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं और दोनों ही पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं को अभी मैसेज देना चाहिए कि इस तरह की राजनीति ना करें। अब हम सब एक हैं, हम सब मिलके कोरोना को हराएंगे और कोरोना के विरुद्ध लड़ेंगे। क्योंकि देखिए बंगाल में अब बीजेपी की शायद 78 सीटें आई हैं, उनको ये समझाना चाहिए अपने एमएलए को, अपने विधायकों को कि अब आप अपने एरिया पे फोकस कीजिए, आप अपना संगठन बढ़ाइए और अगले चुनाव की तैयारी करिए। ये लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बोलना चाहूंगा कि बंगाल देश का ही हिस्सा है और दूसरी चीज ये है उसमें कि हमारे गृह मंत्री जो है माननीय अमित शाह जी, उनका क्या रोल है।
जेपी नड्डा जी गृह मंत्री तो नहीं है, क्यों गए वो बंगाल? वो जाके क्या स्थिति देखने वाले हैं वहां पे? पहली बात तो ये नहीं, तो ये काम गृह मंत्री का है। नहीं, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की काम गृह तस्वीरें मंत्री सामने आ रही हैं, जिस तरह की स्थिति आ रही है, खासतौर से हिंसा की हम बात करें कि क्या हिंसा को लेकर चुनौती आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने? और जेपी नड्डा, क्योंकि एक जरूरी हो जाता है पार्टी के नेता का कि वो उन कार्यकर्ताओं के परिजनों के साथ खड़ा है। इसी पे मैं आगे और भी कमेंट आपका लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटे से हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा का सिलसिला जारी है। गुरु तेग बहादुर इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है और इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस स्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग, जिन्हां ने इस स्थान ते 5 भूतक शरीर नूं त्यागना कीता। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जिथे कोई याद करता है सतगुरु सहाय होना कर सतगुरु का फरमान है। जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई, गुर किरपा ते हर मन वसै, होर बिद लिया न जाई। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार वो तस्वीर में हमको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ममता बनर्जी एक बार फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाली है, लेकिन साथ में हिंसा को लेकर बीजेपी धरने पर है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक, योगेश सोनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। ईशान त्यागी जी, मैं रुख फिर से आप ही का करना चाहूंगा। हिंसा की स्थिति को मैं समझने की कोशिश करूं, हिंसा के रूप में क्या लग रहा है कि ये हिंसा खत्म हो पाएगी? इसको और गंभीरता से और चुनौती के रूप में लेकर ममता बनर्जी इसको लेकर काम करेंगे? हालांकि इतिहास रहा है, लेकिन क्या इतिहास खत्म होगा? जी, ये प्रश्न मेरे से है मोहित, आपका? जी, ईशान से। अच्छा, ईशान जी, ईशान त्यागी, मैंने प्रश्न सुना नहीं, माफ कीजिए। ईशान त्यागी जी, सवाल ये है कि जिस तरीके की स्थिति अभी फिलहाल बंगाल में नजर आ रही है, हिंसा की तस्वीरें हमने लंबे वक्त से हम देखते आए हैं, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि वो इसको लेकर कदम उठाएंगी, क्या चुनौती आप देख रहे हैं हिंसा के रूप में? राजनीतिक तौर पर क्या बंगाल में हिंसाएं खत्म होंगी? देखिए, बंगाल में हिंसाएं सिर्फ और सिर्फ अब राजनीतिक जो विल पावर होती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति जो होती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही खत्म हो सकती है जी। अगर ममता बनर्जी जी और जेपी नड्डा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो मान लेंगे कि हाँ हम बंगाल का चुनाव हार गए हैं, ममता बनर्जी जी मान लेंगे कि हाँ जो बंगाल में विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी है और अब हम सबको साथ मिलकर बंगाल का उद्धार करना है, तो ही ये हिंसाएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन अगर दोनों ही राजनीतिकरण में लगे रहे और दोनों ही ये सोचते रहे कि अगले 5 साल बाद हमें सत्ता बनानी है, सरकार बनानी है, तो इस तरह की हिंसाएं आती रहेंगी। लेकिन ममता बनर्जी जी को, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री रहेंगी, जेपी नड्डा जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे बंगाल के, क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहेंगी, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है
कि वो जाके पुलिस और प्रशासन को बोले कि चाहे वो टीएमसी के गुंडे हो, चाहे वो बीजेपी के गुंडे हो या किसी अन्य दल के गुंडे हो, उन गुंडों को अगर गुंडाई होती है बंगाल में तो सीधे के सीधे जेल पहुंचाया जाए उनको। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के जो कदम है वो ममता बनर्जी जी को लेने पड़ेंगे। बिल्कुल योगेश्वरी जी, इसी पर मैं आप ही का कमेंट भी लेना चाहूंगा कि हमने वो तस्वीरें देखी होंगी, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी कि महिला के साथ किस तरह की स्थिति वहां पर की जा रही थी, मारपीट की जा रही थी, वो गाड़ी के अंदर किस तरीके से दुराचार किया जाता है, इस तरह की तस्वीरें आती हैं। फिर जेपी नड्डा वहां पहुंचते हैं और बीजेपी आज धरने पर। क्या लग रहा है कि क्या प्रोवोकिंग की स्थिति है, ये प्रोवोक करने की कोशिश है या ये कार्यकर्ता के साथ खड़े होने का वक्त है? देखिए, पहले तो यही समझना पड़ेगा कि ये काम करा कौन रहा है। ये काम तो खुद पार्टी, ये दल करा रहे हैं, ये राजनीतिक पार्टियां करा रही है, नेता करा रहे हैं, तो ये रोकेंगे कैसे? ये तो स्वयं खुद करा रहे हैं इन कामों को। दूसरी बात रही वहां पर, मैंने फिर कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए कुछ अलग से सोचने की जरूरत है। जितना हम बाकी देश के राज्य के चुनावों को या लोगों को या वहां की चीजों को लेते हैं, वहां पर बिल्कुल अलग से समझने की जरूरत है। वहां के लोगों के अंदर एक कट्टरता और एक जिसको बोलते हैं जुनून और जिद्दीपन, जैसे मैंने पिछले तक में लिखा, वो इस सोच के आधार पर जीते हैं। एक अपनी सोच को वहां पर हायर कर रखा है। वहां पर कार्यकर्ता स्वयं, जो हमने देखा वहां पर तमाम चीजें खुद जो आंखों से देखी, वहां पे कार्यकर्ता खुद मरने के लिए, मतलब होता है ना कि मर दूं या मार दूं, उस तर्ज पे वहां पर वो जीता है। तो यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है। और बात रही कि यहाँ पर हम इन चीजों को कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, जैसे मेरे साथी मित्र ने कहा कि यहाँ पर इन लोगों को कि ममता बनर्जी समझे या क्या नाम है बीजेपी समझे, ये लोग कहाँ समझने को वहां तैयार है। अगर ये समझा जाता तो पिछले 1.5 दशक में जितनी हत्याएं वहां बेमौत लोग मारे जा रहे हैं, जो जिनके परिजन मारे जा रहे हैं, उनकी अगर और देखा जाता तो इतना नहीं होता। एक देसी भाषा में कहा जाता है, पुलिस चाहे तो मंदिर से चप्पल चोरी होने नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जब मूक दर्शक बनके वहां देखा जाता है, उनको आदेश दिया जाता है, उसी तर्ज पे वहां काम हो रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर यहाँ पर एक ऐसे तंत्र को फिट होने की जरूरत है, ऐसे तंत्र को संचालित होने की जरूरत है जिससे जो मानव जीवन पे जो प्रहार, आम जन पे जो प्रहार हो रहा है, जो आम मनुष्य की क्षति जो हो रही है, इसको रोकने का बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर यही हाल रहा पश्चिम बंगाल का तो निश्चित तौर पे हिंसा कम तो नहीं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं हिंसा अभी और भी ज्यादा होने वाली है। अभी इसके बाद वो लोग मारे जाएंगे जिनके आंकड़े आपके टीवी पर नहीं दिखने वाले। अभी वो लोग भी मारे जाएंगे, वहां हिंसा होगी जो एक सामने की चीजें एक दूसरे के सामने आई थी, वहां पर मरवाया जाएगा, मारा जाएगा। अलग कहानी है, अलग स्क्रिप्ट है, अलग खेल है वहां पर। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इस बात को आप गंभीरता से लीजिएगा मोहित, कि वहां पर लोगों की जो सोच है वो एक आम सोच और एक आम जन से कहीं परे है। हमने चूंकि वहां धरातल पे देखा, 3 बार मेरा इस बार पश्चिम बंगाल का दौरा वहां रहा, एजेंसी के लिए मैंने वहां पर करा, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, मैं शुभ था कि क्या ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। बिल्कुल दुनिया का एक अलग ही हिस्सा, एक अलग ही कोना, एक अलग ही वहां पर दुनिया बसती है। इसीलिए यहाँ पर कोर्ट को, तंत्र को एक ऐसी चीजों को हायर करने की जरूरत है जो राजनीति से परे। कोरोना से लोग कम मरेंगे लेकिन वहां हिंसा से ज्यादा। बिल्कुल सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं शपथ ग्रहण समारोह में, और कुछ ही देर के बाद में मुख्यमंत्री तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए ममता बनर्जी पहुंच चुकी है। वहां पर फिलहाल अधिकारी ही नजर आ रहे हैं, साथ में ममता बनर्जी हैं। कोरोना वायरस के चलते जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है उसके चलते वहां पर विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं, उचित दूरी पर सबके बैठने की व्यवस्था की गई है। ममता बनर्जी खुद वहां पर जाकर स्थिति का जायजा ले रही हैं और साथ में ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि कौन कहां पर किसका क्या स्थान है, अधिकारियों को निर्देश वहां पर देती नजर आ रही है। तो आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि फिलहाल ममता बनर्जी वहां पर मौजूद हैं, और साथ में आपको यह भी बताते चले कि कार्यक्रम छोटा ही रखा जाएगा, और साथ में यह भी आपको बताते चले कि मेहमानों को बहुत ज्यादा नहीं बुलाया गया है, क्योंकि कोविड-19 के संकट के चलते जिस तरह के हालात पैदा होते नजर आ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, उनको देखते हुए हर जगह पर निर्देशों का पालन करने की कोशिश की जा रही है। और आज ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन साथ में ममता बनर्जी ने जिस तरीके से आज तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगी, ये टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा दिन है। लेकिन आज कम ही लोग वहां पर मौजूद होंगे, लेकिन साथ में टीवी, सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग जो उनसे जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कालीघाट के उनके अपने घर की हैं, जहां पर ये
कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और कुछ ही देर में राज्यपाल भी पहुंचेंगे और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाए। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी वहां पर मौके पर मौजूद हैं और तमाम जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं उन्हें वो निर्देश उन्हें दे रही है कि किस तरीके से कार्यक्रम होना है, क्या कुछ किस तरीके की स्थिति रहनी है। और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन हमारे साथ दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश सोनी जी, आज तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगी ममता बनर्जी, क्या लग रहा है कि केंद्र की राजनीति में उनका जो कद होगा किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, पिछले दशक भर में जो चीजें हैं, समीकरण है, जो कयास है, जो भविष्यवाणी है, वो निश्चित तौर पे उतनी सफल नहीं हो पाई। अगर हम उत्तर प्रदेश के जो देश का सबसे बड़ा विधानसभा सीटों का राज्य, अगर हम उसकी ओर गौर करें तो वहां पर हमने जो देखा था जो चीजें बदलेंगी, लेकिन पिछले सपा बसपा गठबंधन ने जो 25 साल बाद हुआ था पिछले लोकसभा 2019 से पहले, वो अगर हमने देखा तो उस बार कुछ भी तय नहीं था। तो केंद्र में क्या कद होगा, क्या स्थितियां होंगी, कितना ये घेर पाएंगी, ये एक अलग बात है। इधर से केजरीवाल भी अपनी तैयारियां करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन मैंने देखा है, मैंने लोगों का, अगर हम दिल्ली के परिवेश की बात करें, चूंकि हम दिल्ली में हम रहते हैं और हमने तमाम यहाँ पर चीजें देखी हैं कि यहाँ पर जनता को निगम में चाहिए बीजेपी, सांसद चाहिए बीजेपी के, लेकिन विधानसभा में चाहिए आम आदमी पार्टी। ऐसे ही पश्चिम बंगाल की जनता ने यह करा कि उनको केंद्र में चाहिए बीजेपी, राज्य में चाहिए ममता। तो कई बार केंद्र और राज्य की सोच के आधार पर वोटर्स वोट करता है। ऐसा नहीं कि वो वोट एक ही बार में, अगर कट्टरता के साथ, वो एक वर्ग होता है, वो एक जिसको बोलते ग्रुप होता है जो एक ही वर्ग को वोट। लेकिन अगर हम बात करें, मैंने यहाँ लोगों को कई बार टटोला, क्योंकि मैं एक सर्वे कंपनियों के लिए भी काम करता हूँ, तो मैंने देखा कि उनको केंद्र में बीजेपी कहीं ना कहीं अच्छी जगह है, उनको विधानसभा में अपनी वो जो लोकल दल है वो अच्छा लगता है, फिर निगम या अन्य चुनावों में, पंचायत या उन चुनावों में अलग चाहिए होता। तो मुद्दे की बात यही है कि क्या होगा और वो कैसे घेरेंगी, इसके लिए कहीं भी अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जो हालात है, अभी जो चीजें हैं, उनको नियंत्रण करके ही अगला कदम उठाया जाएगा और उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं हम लोग। बिल्कुल ईशान जी, मैं आपका भी इसको लेकर रुख जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी एक आक्रामक रुख प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर जिस तरीके से अपनाती हैं और राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके के सवाल होते हैं कि राहुल गांधी कमजोर हैं, उस तरीके से वो नहीं कर पाए हैं, तो क्या माना जाए कि अगर राहुल गांधी नहीं तो क्या ममता बनर्जी या फिर इस तरीके से कोई दूसरा नेता? नहीं, देखिए, देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, अभी भी सबसे बड़ी पार्टी अभी भी वही है, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बाद पूरे देश में। और अगर विकल्प अगर कोई बन सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी ही बन सकती है, ये मेरा मानना है। लेकिन दूसरी चीज ये है इसमें देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी की पिछली बार 44 सीटें आई थी और इस बार एक भी सीट नहीं आई है कांग्रेस पार्टी की। तो जो वहां का जो नेता है, जो उनके बंगाल में नेता है, उनको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 44 से आप ऊपर जाते हैं हमेशा। हम कभी भी देखें, हम अगर किसी बच्चे की भी बात करें तो वो सोचता है कि इस बार मेरे 70% आए तो अगली बार 80% आए मेरे। तो इस तरह का जो आत्मचिंतन है या फिर आत्ममंथन है, वो निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी को, बंगाल के नेताओं को और पूरी कांग्रेस की लीडरशिप को करना पड़ेगा कि वो देश को किस तरह की लीडरशिप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। रही बात ममता बनर्जी जी की, मेरा मानना यह है कि ममता बनर्जी जी इस टाइम अगले कम से कम 2 से 3 साल बंगाल के विकास पे फोकस करें, क्योंकि देखिए बंगाल में जो बेरोजगारी का दर है वो 17% है और 7% था जब वो इसमें सत्ता में आई थी, तब 7% बेरोजगारी का दर था, 17% हो गया है। तो ममता बनर्जी जी को ये फोकस करना चाहिए जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, मतलब कि कैसे रोजगार दें, क्योंकि 17% बेरोजगारी बहुत अच्छी बात नहीं है। कैसे इंडस्ट्रियां लगाएं, कैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हों, कैसे एम्स खुले वहां पे, किस तरह से वो शिक्षा की सुविधाएं दें। क्योंकि देखिए कोरोना काल की महामारी में, मेरा ये सभी राज्यों के लिए, सिर्फ बंगाल के लिए नहीं है, देखिए सिर्फ भारत में 1 से 2% बच्चे ही घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बंगाल इससे अछूता नहीं है, बंगाल में भी इस तरह की दिक्कतें होंगी। ममता बनर्जी जी को ये करना चाहिए कि वो बंगाल को चमकाएं पहले, फिर अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के तौर में प्रोजेक्ट करें, ये उनको करना चाहिए। बिल्कुल। योगेश कुमार सोनी जी, सर कुछ कहना चाहते हैं आप, लेकिन साथ में सवाल ये भी होगा कि केंद्र की राजनीति की बात इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि जब बात नंदीग्राम की हो रही थी, दूसरी सीटों की हो रही थी, तो इस दौरान ममता बनर्जी ने यह कहा दिया था प्रधानमंत्री मोदी को कि आप अपनी सीट बचा लेना, यानी कि सीधा इशारा था कि वो भी बनारस का रुख करेंगे। तो उस लहजे से आप क्या देखते हैं? जी, पहले मैं पहली बात का जवाब दूंगा। राहुल गांधी को लेके करा तो राहुल गांधी का मसला यह है कि राहुल गांधी इस समय कांग्रेस पार्टी स्वयं चुनाव नहीं जीतना चाहती है।
इसका मैं उदाहरण आपको दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक लेके जाऊंगा। दिल्ली में जब यहाँ पर अभी पीछे विधानसभा चुनाव हुए थे, तो यहाँ के जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो बूथ पर लोग थे, वो ये कह रहे थे कि हमें तो जीतना है ही नहीं और आप सीधा आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। बिल्कुल योगेश जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक पर हमें जाना होगा और ब्रेक के उस पार में आपका पूरा कमेंट लूंगा और साथ में वो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि आपको किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं और कुछ ही देर में ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के। गुरु तेग बहादुर ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। पश्चिम बंगाल के समीकरण को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ममता बनर्जी तीसरी बार लेने जा रही हैं, उसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। साथ में बीजेपी के धरने की दोनों मेहमान बने हुए हैं। योगेश सोनी जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। साथ में बनारस को लेकर जिस तरह की टिप्पणी ममता बनर्जी के द्वारा की गई थी, दोनों चीज मैंने कहा कि अब मैं आपको ये बता रहा था कि आपने जब मेरे साथी मित्र त्यागी जी से एक प्रश्न पूछा था, तो राहुल गांधी और कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, वो स्वयं चुनाव नहीं जीतना चाहती। वो पता चल जाता आदमी की कार्यशैली से, क्योंकि वहां पर जो उनकी रैलियां हैं वो बड़ी सीमित थी। दिल्ली में एक रैली करी, पश्चिम बंगाल में एक या दो रैली करी, और उसने एक कहते ना कि एक ताकत के साथ, एक हिम्मत के साथ जो चुनाव लड़ाया, वो उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा। तो इसी मारे कहीं कांग्रेस का जिक्र भी नहीं है। उन्हें पता है कि ऐसे दलों से आप बिगाड़ नहीं सकते, ये इनके गठबंधन दल रहे हैं, तो इनके साथ ये बिगाड़ नहीं सकते। दूसरी बात आ जाती है कि आपने कहा कि ममता बनर्जी उस तरफ रुख करेंगी। देखिए, ये चुनावी जो भाषाएं होती हैं, या जो चुनावी जो जिसको वाक्य जुमले, जो हम कुछ भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ये उस समय पर प्रयोग किया जाता है और ये कहीं ना कहीं एक डर की धमकी दी जाती है। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश का सफर, देखिए हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इस तरफ रुख करती है तो कहते हैं ना, आगे दौड़ और पीछे छोड़, वो अपनी कई चीजें पीछे छोड़ जाएंगी। क्योंकि ये बात फिर मुझे तीसरी चौथी बार दोहराने पड़ रही कि वहां और यहाँ की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क। हिंदुस्तान के अंदर ही कई देश बसते हैं, तमाम संस्कार, संस्कृति, भाषाएं, बोली, जाति, प्रजाति हर 20-25 किलोमीटर में बदलती है। क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या का देश है, और इतनी बड़ी जनसंख्या के देश में आप देखते होंगे हर 20-25 किलोमीटर पर इंसान की भाषाएं, बोली, तमाम चीजें बदल जाती। हेलो जी, बिल्कुल 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 बदल जाती है। तो मैं मोहित यही आपको बता रहा था कि इतना लंबा, इतनी बड़ी कोने की एक छोर से दूसरे छोर की राजनीति करना बिल्कुल असंभव है। ठीक है, वो फाइट कर सकती है, आदमी धीरे धीरे पैर फंसा सकता है। इसका हम पे सजीव उदाहरण अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के
अभी इन चुनावों के अंदर, पंचायत चुनावों के अंदर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करा, जहां आदमी का कुछ नहीं वहां बहुत कुछ हो जाए तो बड़ी बात है। ऐसी स्थिति यहाँ बीजेपी के 3 सीट से अगर वो आज 77 या 84 समथिंग सीटें आई है, उसके बाद अगर वो वहां तक पहुंच रही है तो मुझे लगता है एक बड़ा कारनामा है। और धीरे धीरे अगर अपनी सीट भी बना रहे हैं तो कहना सब कुछ असंभव है। लेकिन पश्चिम बंगाल से यहाँ तक की राजनीति, क्योंकि एक भाषा का प्रयोग पड़ता है, ममता बनर्जी हिंदी में अपनी बातों को वहां पर समझाना, अपने भाव को झलकाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो हिंदी बहुत कठिनाई के साथ बोल पाती है। क्योंकि बंगला भाषी है तो इसी मारे यहाँ पर उनको फाइट करना किसी भी राज्य में थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो अपने चेहरे पर अपनी लोकप्रियता के आधार पे डबिंग करके भाषण को कर सकते हैं, जो बीजेपी के नेताओं ने करा या बाकी लोगों ने करा, बाकी चीजों को, 2 चीजों को उठा के उसी आधार पे कर दिया। क्योंकि भाव झलकाने के लिए आपको उस स्टेट की भाषा आना जरूरी है। अगर आप साउथ की बेल्ट पे जितनी इलेक्शनों की बात करेंगे, यहाँ पर इसी मारे अपनी लोग बात झलका नहीं पाते, कह नहीं पाते। तो ममता बनर्जी एहसास के साथ यहाँ तक का सफर नहीं कर सकती। मतलब देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन कयास पर आधारित या तयशुदा प्रमाणिकता के साथ किसी बात को देखा जाए तो मिलीजुली प्रतिक्रिया के साथ यहाँ पर उनका किसी भी चीज को भेजना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं, लेकिन अगर हम देखें बाकी दलों के मुकाबले ममता बनर्जी की टिप्पणियां जिस तरीके की होती हैं, अक्सर जो भी योजनाएं आए या फिर किसी भी तरह का कोई कदम केंद्र सरकार उठाती है तो उनको लेकर जो आक्रामक रुख देखने को मिलता है। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि उन्होंने कोलकाता में किस तरीके से एक बड़ी सभा की थी, तमाम दलों के नेताओं को बुलाया था और उस दौरान भी जोरदार हमला किया था। तब भी दिखाने की कोशिश की थी कि मैं एक बड़ी लीडर बन रही हूं, और एक ना सिर्फ बंगाल से बाहर भी आक्रामक शैली में। देखिए, मैं आपको ममता बनर्जी की एक अच्छी बात बताता हूँ, खास बात बताता हूँ। ममता बनर्जी बेहद साधारण जीवन जीती हैं। अगर आपने उनका घर भी देखा हो, आपने निश्चित तौर पे देखा होगा, तो उनका घर भी बिल्कुल साधारण बना हुआ है। मैं उनके घर गया हूँ एक बारी, बिल्कुल आम तरीके से घर बना हुआ है, सुख सुविधाएं तो, लेकिन वो पुराने मॉडल का वैसा ही घर बना। और वो एक आक्रामक लेडी है, वो धरातल पे काम करने वाली नेता है। हमेशा जिसकी जो खूबी हो रही है वो हमेशा खुलकर बोलनी चाहिए। ममता बनर्जी एक आक्रामक और आकर्षक शैली के साथ जिस तरीके से अपनी बातों को रखती हैं, अपने बयानों को रखती हैं, और देखिए जहां विपक्ष है, कांग्रेस के रूप में जो विपक्ष था वो कोई बात नहीं रख रहा। विपक्ष तो होना बहुत जरूरी है, वरना लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। तो विपक्ष के रूप में अगर अपनी बात रखने वाली उस चीज को, मौके को अगर ममता बनर्जी भुना रही है और बात रख रही है, तो ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। और वो अपनी उस शैली के साथ निश्चित तौर पे लोगों का दिल जीतती है। और मुझे लगता है जो जिस तरीके से वो अपनी बात कह के एहसास दिला के लोगों के मन में लगातार चल रही है, लोकप्रियता बढ़ा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। 2 चुनावों में ममता बनर्जी की इतनी लोकप्रियता नहीं थी, इस बार उनकी लोकप्रियता बहुत बड़ी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे ग्रुप चल रहा है, एक शेयर नहीं सब पे वाली तमाम चीजें जो लोग दिखते हैं वो कर रहे हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। वो अपनी आक्रामक और आकर्षक शैली के साथ निश्चित तौर पर अपना कद और पद दिन प्रतिदिन बढ़ा भी रही है। बिल्कुल। ईशान त्यागी जी, अब मैं बंगाल में गठबंधन की बात करूं या महागठबंधन की बात करूं कि जिस तरीके से शुरुआत में कुछ संकेत मिले थे कि जो कई दल हैं वो बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एक साथ आ सकते हैं, इस तरह की संकेत मिले थे। अगर ऐसा होता तो क्या लगता है, खास तौर से अगर हम लेफ्ट पार्टियों की बात करें या फिर कांग्रेस की हम बात करें, तो इनकी स्थिति बेहतर होती? नहीं, देखिए स्थिति तो अब देखिए, ममता बनर्जी जी अकेले ही इतना चुनाव जीत गई, तो साथ हो सकता है इनकी स्थिति बेहतर नहीं होती मेरे ख्याल से। शुरुआत में जिस तरीके से टीएमसी की तरफ से बयान आ रहे थे, जिस तरीके से उनके नेता दे रहे थे या ममता बनर्जी दे रही थी, उनसे लग रहा था कि एक तमाम दलों को एक जगह लाने की कोशिश है। तो उन तमाम चीजों को देखकर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए देश की राजनीति अब इस तरफ बढ़ चुकी है कि अब हमें एक सशक्त जो है वो विरोध करने वाले एक पार्टी भी चाहिए, और या तो वो तीसरा मोर्चा हो सकता है कि सब दल आए और उसके बाद एक बीजेपी हो जाए, एक कांग्रेस हो जाए और एक तीसरा मोर्चा हो जाए। कांग्रेस को अपना वर्चस्व बचाने के लिए मेरा मानना ये है कि अब जो अपनी विचारधारा है उसको देखना चाहिए, क्योंकि देखिए वो बंगाल में तो लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ रहे थे, केरल में लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो जो इस तरह की राजनीति है, जो अपना आपको एक विचारधारा की राजनीति पे चलना पड़ेगा। देखिए बीजेपी की बात क्या है, बीजेपी एक विचारधारा को लेकर चल रही है कि वो मुस्लिम विरोधी विचारधारा भी हो सकती है या फिर वो हिंदुओं के साथ वाली विचारधारा भी हो सकती है। तो देखिए विचारधारा का जो खेल है अब उसमें अब या तो कांग्रेस इस तरह से करे कि कांग्रेस अपने जो सेलेक्टिव ग्रुप्स हैं उनको चुने और उन्हीं के साथ चुनाव लड़े, नहीं तो कांग्रेस को ये करना चाहिए। देखिए क्योंकि मेरा मानना ये है, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि कांग्रेस अभी भी सबसे बड़ा दल है, सबसे पुरानी पार्टी है देश की, और भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी वही है। और उन्होंने, ऐसा नहीं है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मेरा मानना यह है कि 70 साल में बहुत काम हुआ है, 60-70 साल में पिछले। तो कांग्रेस को अब अपनी विचारधारा सेट करनी चाहिए कि हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे और इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। तो उनको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए,
कई जगहों पे तो अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। और रही बात बंगाल की, देखिए बंगाल में कांग्रेस पार्टी और जो लेफ्ट है वो 7 चुनाव लड़े, दोनों का ही कुछ नहीं हुआ, दोनों ही साफ हो गए बंगाल से। तो अब वहां के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं वहां पे, उनको ये देखना चाहिए कि वो सबसे बड़े नेता थे और उनकी जो लीडरशिप है उसमें ये कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा है ट्विटर पे, मैंने देखा कि हमें ट्विटर और फेसबुक से बाहर निकल के धरातल पे काम करना पड़ेगा, और ये सच्चाई है। नहीं सर, ट्विटर नहीं, बल्कि मैं तो जो उनके औपचारिक रूप से प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, उनके बयान भी बताऊं। डॉक्टर रागिनी नायक जी, आपने उनका ट्वीट भी पढ़ा होगा ईशान जी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमें बीजेपी की हार में कांग्रेस की कोई खुशी, इस तरह की जो बातें उन्होंने कही कि हम बीजेपी की हार में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस को काम करना होगा। और न सिर्फ उन्होंने बल्कि बंगाल की भी हम बात करें तो एक नेता ने तो ये तक कह दिया कि हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, बीजेपी इस तरीके से आवाज उठा रही है, लेकिन कांग्रेस नहीं उठा रही है। जेपी नड्डा यहां पर आ रहे हैं लेकिन राहुल गांधी एक ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पर भी नहीं, इन तमाम चीजों पे अब राहुल गांधी जी को चिंतन करना चाहिए। ये ना तो आपका काम है, ना ये मेरा काम है, ना ही योगेश जी का काम है। ये तो कांग्रेस की लीडरशिप हो गई, सोनिया गांधी जी हो गई, राहुल गांधी जी हो गए, बड़े नेता हो गए, केसी वेणुगोपाल जी हो गए। ये भी उनको सोचना चाहिए कि वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि एक पार्टी के, देखिए वहां के, मैं आपको बताता हूँ, बंगाल के जो इसमें एनएसयूआई के जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने बोला जी हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको मारा जा रहा है। हाँ। इस पे जरूर देखिए, राहुल गांधी जी दिल्ली से बैठे बैठे हर जो राज्य की राजनीति है वो मैनेज नहीं कर सकते, उनको हर जगह उड़ के जाना पड़ेगा, चाहे वो कोरोना महामारी हो तो भी जाना पड़ेगा आपको। क्योंकि देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना कैडर खड़ा कर रही है पूरे देश में, और जिस तरह की हिंसात्मक राजनीति वो पूरे देश में कर रही है, उसको फाइट करने के लिए, उसको लड़ने के लिए राहुल गांधी जी को बिल्कुल आगे आना पड़ेगा, और एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट आगे आना पड़ेगा उनको लड़ने के लिए। तो इस तरह की जो चीजें राहुल गांधी कर रहे हैं वो उनको आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि देखिए उनको पार्टी तो मिल गई, अब ये है कि उसको चलाना कैसे और उसको ऊपर कैसे लेके जाना है वो उनको देखना पड़ेगा। उनके जो सलाहकार हैं उनको अपने सलाहकार बदलने पड़ेंगे, सबसे बड़ी बात है। मैं एक खुला ही कटु सत्य है कि राहुल गांधी जी के जो सलाहकार हैं वो ठीक नहीं है, उनको अपने सलाहकार बदलने चाहिए। ठीक है, योगेश सोनी जी, आप किस तरीके से देखते हैं, खासतौर पे जब हम दो दलों को देखते हैं, राष्ट्रीय दल है, आपस में एक दूसरे की टक्कर देखने को मिलती है। एक दल ऐसा है जो म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं वहां पर प्रदेश अध्यक्ष पहुंचता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचता है, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री वहां पहुंच जाते हैं। वहीं अगर हम प्रदेश के विधानसभा चुनावों की बात करें तो राहुल गांधी भी सिर्फ एक रैली करते हैं। ये एटीट्यूड क्या दिखाता है सर? देखिए दोनों चीजें, दोनों बातें अलग अलग है। हमने देखा कि पिछले दशक भर में राजनीति की बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। हम लगभग 2 दशकों से चीजों को देखते आ रहे हैं, कवर करते आ रहे हैं। पहले इतने ताकत, इतने वर्चस्व के साथ चीजों को नहीं जो राजनीति में देखा जाता था। अभी आपने स्वयं कहा ना कि छोटे से निकाय चुनाव से लेके और एमसीडी के, मतलब लोकल चुनाव जो निगम के होते हैं, उसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष और का दौरा या बाकी चीजें का हस्तक्षेप, क्योंकि सबको पता है कि इस समय राजनीति में खेल क्या चल रहा है। सबको समझ में आ गया कि राजनीति चीज क्या है। लोगों का जिस तरीके से रुचि बढ़ रही है और पार्टी के कार्यकर्ता बढ़े हैं, तो चीजें काफी हद तक बदल गई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों को जो उनको रोचक बनाती है, वो छोटे चुनाव में बड़े लोगों का, बड़े नेताओं का, एक नेशनल चेहरे का हस्तक्षेप भी बड़ा बनाता है। तो इन चीजों को समझने के लिए कि राजनीति की स्थिति अब क्या है और आगे कैसे ये संचालित की जाएगी, कोई भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन एक पॉइंट और मैं आपका समझने की कोशिश करूंगा योगेश सोनी जी, कि जिस तरीके से महागठबंधन के संकेत शुरुआत में देखने को मिले थे, ऐसी स्थिति अगर होती, नतीजे फिर आप किस तरीके से देख रहे हैं? खासतौर से कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो क्या कम से कम इतनी बुरी हालत तो नहीं होती? देखिए, उन्होंने प्रयास ही नहीं करा। जब किसी चीज का प्रयास ही नहीं करोगे तो उसके आधार पे आप क्या कहोगे? कांग्रेस, मैंने आपको क्या कहा कि कांग्रेस, अभी आपने एक बात कही थी ना जो उनके नेताओं ने भी कही है, कई लोगों ने, वो बीजेपी की हार में अपनी जीत वो जो है समझ रही है, क्योंकि वो लड़ना ही नहीं चाहती। आप दिल्ली के परिवेश की बात करें, पश्चिम बंगाल के परिवेश की बात करें, क्योंकि जो कांग्रेस की जो सरकार रही है, अगर हम 75 के बाद अब कब की बात करें, वो केवल गठबंधन के आधार पर रही है। अगर वो आज आंखें दिखाते हैं और गठबंधन कल को उनको फिर आंखें दिखाता है, तो भविष्य में जो थोड़ी बहुत उम्मीद है कांग्रेस को अपनी सरकार एक बार कभी फिर रिपीट करने की, भविष्य के घर में क्या छुपाने, तो वो इनको नहीं घूर सकते, क्योंकि वो लड़े ही नहीं। जो लड़ा नहीं तो वो जीतेगा कैसे? तो कांग्रेस की तो यहाँ पर बात करना बिल्कुल मुझे लगता है व्यर्थ है, क्योंकि जो आदमी फाइट में ही नहीं है, उसकी हम बात करके हम उसको क्या दिखाना है, बताना चाहते हैं? यकीनन
लेकिन इस बीच दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर ये पूरा जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह का राज्यपाल धनखड़ वहां पर पहुंच चुके हैं और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। राज्यपाल और तमाम जो लोग हैं वहां पर विशेष तौर पर, क्योंकि व्यवस्था की गई है कोरोना की वजह से, दूरी पर, उचित दूरी पर वहां पर जो कुर्सियां लगाई गई हैं, तमाम जो मेहमान वहां पर पहुंचेंगे उन लोगों के लिए भी। और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर विशेष तौर पर जो व्यवस्था की गई है। साथ में आपको यह भी बताते चलें कि जिस तरह की स्थिति अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में चल रही है, हिंसा की कई तस्वीरें देखने को मिली थी, तो उन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी भी आज धरना कर रही है। और एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो एक बार फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की जो शपथ ग्रहण करने की वाली हैं, ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और राज्यपाल वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, ममता बनर्जी वहां पर पहुंची थी और वो लगातार अपने तीसरे कार्यकाल के लिए जो पद के लिए वहां पर शपथ ग्रहण करेंगी, कुछ ही देर में वहां पर अधिकारियों से बातचीत कर रही थी वो। लेकिन अब कुछ ही देर के अंदर वो तस्वीरें भी सामने आने वाली हैं। कुछ ही चंद सेकंडों के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की जो शपथ ग्रहण करेंगी। ये सीधी तस्वीरें, राज्यपाल वहां पर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने के लिए ममता बनर्जी वहां पर पहुंच चुकी हैं और ये सीधी तस्वीरें हैं, दोनों वहां पर मौजूद हैं और दोनों राज्यपाल আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। Now I can go to तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। राज्यपाल वहां पर मौके पर मौजूद थे, ममता बनर्जी ने वहां पर शपथ ग्रहण की है और अब वो हस्ताक्षर कर रही हैं। ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो कार्यक्रम हुआ है। मेहमान बहुत सीमित हैं, कम ही मेहमान वहां पर आए हैं और इसी को लेकर जो हमारे साथ दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश कुमार सोनी जी, मैं फिर से आपका रुख करना चाहूंगा, सकारात्मक रूप से आप किस तरीके से देखते हैं महिलाओं की राजनीति के रूप में, क्योंकि बहुत कम ही ऐसी बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ एक महिला देश में ले रही है, किसी राज्य के अंदर ले रही है, तो सकारात्मक रूप से महिलाओं के लिए आप क्या देखते हैं? कोई दोहराए नहीं है, तमाम लोगों के लिए ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी मिसाल बनी है। ना किसी घोटाले में, ना किसी विवाद में, ना किसी ऐसी चीजों में जहां इनको सरकार ने घेरा हो, विपक्ष ने घेरा हो या कोई इन पे कोई हावी हुआ हो। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा पिछले चंक में कि ममता बनर्जी जिस शैली के साथ जीवन जीती हैं, उनके ऊपर कोई वैसा सवालिया निशान नहीं खड़ा हो सकता। और जितना वो कार्यकर्ताओं से, जनता से मिलजुल के रहती है, अगर देखा होगा वो अपने कई बार प्रोटोकॉल छोड़ के लोगों के घरों पे जाती है। मतलब वहां मुख्यमंत्री का ऑरा ऐसा नहीं होता कि वहां पर उनको जाने से, मिलने से कोई दिक्कत है। अगर उनके सामने कोई समस्या आई तो निश्चित तौर पर संज्ञान लिया जाता है। आपको उनके विषय में ये भी बता दूं कि वो बहुत असाधारण जीवन जीती है। उनका रहन सहन, खान पीन में कहीं भी वीआईपी कल्चर हमें नजर नहीं आता है। और उसके सिवाय उनके सामने कोई चीज अगर आती है, कोई छोटा सा कार्यकर्ता या कोई जनता का अगर किसी बात को लेती है तो उसको बहुत उसके साथ वो तुरंत प्रभाव के साथ एकदम उस पर एक्शन लेती है। एक महिला होने के नाते जिस तरीके से उन्होंने इस इतिहास को लिखा है और जिस तरीके से चुनाव जीता है, वे बेहद प्रशंसनीय है। हम आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई देते हैं। और जिस शैली के साथ
वो आगे और बढ़ रही हैं, और आगे वो अगर और नेशनल चेहरा बनती है तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो एक बड़ा नेता के रूप में उभरेंगी और अपनी कमान को धीरे धीरे वो बढ़ाएंगी और संभालेंगी। लेकिन बस इसके बीच में एक ही बात है जो आपके चैनल के माध्यम से हम इंतजार कर सकते हैं, वहां पर हो रही मानव जीवन की अप्राकृतिक क्षति जो है, जो लोग बेमौत मारे जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं, उस पर नियंत्रण करें, तभी किसी भी चीज का सफल होना माना जाएगा। अन्यथा एक सफेद किसी कपड़े में अगर एक दाग भी लगाए तो वो दाग कहलाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले वो यहां काम करें। राज्यपाल अब वहां से प्रस्थान कर रहे हैं, निकल रहे हैं और उनकी आज्ञा से अब ये कार्यक्रम का जो समापन भी किया जाएगा। लेकिन साथ में दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ईशान जी, अब क्योंकि कार्यक्रम खत्म हो चुका है, तमाम तरह की स्थिति आपने देखी, तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अगर हम देखें कि बीजेपी के रूप में देखें, बीजेपी अगर जीतती और वहां पे कौन नेता आप यहां पर देखते हैं कि बीजेपी से कौन सा चेहरा हो सकता था जो यहां पर शपथ ग्रहण लेता हुआ नजर आ सकता था? ईशान जी। पार्टी ने पूरे प्रदेश में आप देखें तो उन्होंने पूरी अपनी जान झोंक दी। वहाँ पे जेपी नड्डा जी से लेके, वहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी से लेके, वहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से लेके प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके जो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के ये योगी जी, सब वहाँ पे आए हुए थे। लेकिन देखिए मेरा मानना ये है, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि देखिए इस टाइम कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना काल चल रहा है, या तो आप उनके प्रदेश अध्यक्ष को बुला सकते थे, नहीं, क्योंकि इससे एक मैसेज जाता है जनता में, आपको बुलाना चाहिए था। एक मैसेज ये जाता है कि हाँ हम साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, चुनाव हो गया खत्म, जो हिंसा होनी थी हो चुकी, जो हमारी आपसी मतभेद थे, या फिर देखिए मतभेद होना ठीक है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन मनभेद नहीं है। किसी भी पार्टी में मनभेद नहीं होने चाहिए किसी भी दो लोगों में, मेरा मानना ये है। तो आप कम से कम उनके प्रदेश अध्यक्ष को बुला सकते थे। जेपी नड्डा जी अगर वहां जा रहे हैं तो अगर आप उनको इनवाइट करते तो एक मैसेज जाता कि हाँ हम मिलकर कार्य करना चाहते हैं, और इस तरह की हिंसा की जो घटनाएं हो रही हैं या फिर जिस तरह की हम कोरोना की महामारी से हम लड़ने वाले हैं उसमें हम साथ मिलकर लड़ेंगे। ठीक है, चुनाव खत्म हो गया, अब हम साथ मिलकर लड़ेंगे। तो ये उनको करना चाहिए था, एक अच्छा संकेत होता कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, ये एक अच्छा संकेत होता। और दूसरी बात मेरी ये है कि अब ममता बनर्जी जी को जुट जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरह से बंगाल में अब कोरोना का बम फटेगा, ये सबको मालूम है कि 10 में से 5 लोग संक्रमित हैं बंगाल में। किस तरह से वहां पे रैलियां हुई हैं, तो अब उनको ये ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह से देखिए, क्योंकि अभी इस टाइम मैं आज मानता हूं कि चुनाव की बात करना या किसी भी चीज की बात करना व्यर्थ है जब तक हम लोगों की जान नहीं बचा सकते। तो अगर अब ममता बनर्जी जी को लोगों के लिए काम करना है तो अब ये उनको दिखाना पड़ेगा कि कैसे वो एक्सटेंसिव लेवल पे, बड़े लेवल पे टेस्टिंग करेंगी, कैसे लोगों को ट्रीटमेंट देंगी और कैसे उनको वैक्सीन प्रोवाइड करेंगी, कैसे उनको वैक्सीन देंगी। तो इन सब के लिए उनको एक जो केंद्र की सरकार है उसके साथ तालमेल बना के चलना पड़ेगा। इसी से बंगाल में हम कोरोना को हरा पाएंगे, क्योंकि जो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तस्वीरें सामने आ भी रही हैं, दिखा भी रही हैं कि किस तरीके से 50,000 से नीचे भी टेस्टिंग चल रही है और जो आंकड़ा है 10 से 15,000 जा रहा है संक्रमितों का। तो सवाल उसको लेकर भी उठ रहे हैं कि जिस तरीके की रैलियां हुई हैं उसका जो नतीजा है वो अभी आना बाकी है। लेकिन योगेश सोनी जी, मैं आपके पास रुक करूंगा। बीजेपी की लिहाज से आप देखते हैं तो यहां पर किस नेता को आप देख पाते हैं कि अगर आज टीएमसी नहीं जीतती, बीजेपी अगर यकीन जीत जाती, तो कौन सा ऐसा नेता होता जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हुआ नजर आता? शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि ममता बनर्जी को पराजित करने वाले हैं, नंदीग्राम से उन्होंने हराया उनको, क्या लगता है वो चेहरा यहां पर होता? दिलीप घोष होते, या फिर जिस तरीके से जो उनके सांसद थे उन्होंने अपने सांसदों को मैदान में उतार दिया, उनमें से कोई चेहरा हो सकता था? देखिए जिसको गर्माहट अगर जिसकी अगर थी, क्योंकि बीजेपी कब किसको
सीएम कैंडिडेट के लिए घोषित करे, बड़े रहस्य की बात है। हमने दिल्ली चुनाव में बात करी थी, किरण बेदी का आना आश्चर्य की बात थी। उत्तर प्रदेश में बात करें, योगी जी का आना एक अपने आप में बड़ी बात थी। हरियाणा में मनोहर लाल, तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ऊपरी और आप एक उसी सतह पर, उसी तौर पर हम ये कह सकते हैं शायद शुभेंदु शायद यहाँ के मुझे लग रहा है इस चेहरे के रूप में यहाँ पर हो सकते थे, क्योंकि बीजेपी कब कहाँ क्या किस कदम को उठाए ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है। वो एक ही चेहरे को उतना तरीके से नहीं करती, बाद में क्या होता ये तो भविष्य के गर्भ में क्या छुपा या बाद में क्या होता हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना है कि शुभेंदु के रूप में शायद ये एक यहाँ पर आपने पूछा कौन हो सकता है, तो हमारा ऐसा कयास है कि शायद वो हो सकते हैं। लेकिन साथ में अब क्योंकि अब मुख्यमंत्री पद की जो शपथ ग्रहण कर ली है ममता बनर्जी में, अब जिम्मेदारियां एक बार फिर से उनके कंधे पर आ चुकी हैं। तमाम तरह की जो स्थिति हिंसा की रही, क्या लग रहा है कि अब कड़े कदम उठाए जाएंगे और उठाने की जरूरत भी है ममता बनर्जी को? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपसे कहा पिछले 1.5 दशक से लगभग 15 सालों से हिंसाएं हो रही है, लेकिन ये हिंसा का जो मामला है पिछले 3-4 साल से बहुत ज्यादा उठा है। पहले हिंसा होती थी, बात होती थी, दबचाया करती थी, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, चीजें जागरूक है, सरकार सिस्टम ये तमाम चीजें जागरूक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस काम करने की जरूरत है। अगर ये काम नहीं करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार की विफलता और हमारे तंत्र का सबसे बड़ी हार कहलाएगी। क्योंकि देखिए कुछ भी हो, आज हम जो लॉकडाउन लगाते हैं वो किससे लगाते हैं, लोग मरने दीजिए, ये सरकार की का ही एक सबसे बड़ा वो होता है। आज भी कल सरकार ने कहा कि हम केंद्र सरकार ने कहा हम लॉकडाउन लगाने के पक्ष में, लेकिन राज्य सरकारें लगा रही। तो राज्य सरकार बतौर ममता बनर्जी वहां की मुख्य सप्लेसार होने के नाते वहां पर उनको जरूरत है ये सब करने की। अगर ऐसा नहीं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, ममता बनर्जी कुछ कह रही हैं शपथ ग्रहण करने के बाद, क्या कुछ कह रही हैं ये सुनते हैं। আমি এখন গভর্নরকে মাইক দিচ্ছি। I congratulate Chief Minister Mamata Bandyopadhyay for her 3rd term. I express hope and expectation that governance will be according to Constitution and rule of law. India is a great democracy where power emanates from process of law. We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I am in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps when I indicated to her. Our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. तो जिस हिंसा को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, वो तमाम चीजों को लेकर राज्यपाल भी वहां पर ममता बनर्जी के सामने अपनी बात रख रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किस तरीके से कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और साथ में जिस तरीके की स्थिति है, उम्मीद यही है कि जल्द ही इसको लेकर कोई कदम उठाया जाए ताकि हालात और बिगड़ने से पहले सुधारे जा सके। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।